गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज के इस वीडियो में आप सब लोग जानने वाले हैं एसबीपी ट्रेनिंग के बारे में। एसबीपी यानी सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम सफल भवन योजना। तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं या फिर जो भी एसबीपी का ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, वो इस वीडियो को देखें ताकि आपको सफल भवन योजना की जितनी सारी जानकारी होती है, वो सभी आप सभी को मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले एसबीपी ट्रेनिंग में पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका एसबीपी किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं एसबीपी किसे कहते हैं। उत्तर है यह एक निश्चित दायरा है। एसबीपी जो है यह एक निश्चित दायरा है और इस दायरे में रहकर काम करना एसबीपी कहलाता है। जिस प्रकार से हम किसी बोतल में पानी भरेंगे तो पानी बोतल तक ही सीमित रहता है। वो जितना बोतल में जगह रहेगा उतना ही पानी लेगा। उसी प्रकार से जितना आपके कंपनी में नियम और कानून है, जितना रूल एंड रेगुलेशन है, उसके अंदर में काम करना ही आपका कहलाता है एसबीपी। जैसे कि बोतल में पानी भरेंगे तो उतना पानी रहेगा और कंपनी में जो जो नियम और कानून बनाया हुआ हुआ होगा, जो भी डायरेक्शन कंपनी में ज्वाइनिंग लिया आप, उस कंपनी के नियम और दायरों का पालन करना ही एसबीपी कहलाता है। तो एसबीपी में खास यही जानकारी है और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन एसबीपी का मतलब यही होता है कि किसी भी कंपनी में जो उसका नियम और कानून रहता है, उसके दायरे में रहकर काम करना एसबीपी कहलाता है। एसबीपी जो है यह एक निश्चित दायरा है, इस दायरे में रहकर काम करना एसबीपी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है सफल किसे कहते हैं? सफल भवन योजना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सफल के ऊपर, फिर भवन के ऊपर और फिर बात करेंगे योजना के ऊपर। एसबीपी सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग सक्सेस यानी सफल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सफल किसे कहते हैं? तो उत्तर है जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे सफल कहते हैं। जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत से बहुत ज्यादा गरीबी देखा, बहुत कम खाना खाया है, बहुत दिक्कत परेशानियों को झेला है, तब जाके वो अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त किया है। मान के चलिए आप अभी बीडी हैं या फिर नया ज्वाइनिंग लिए हैं, बहुत सारे दिक्कत परेशानियों करके दिक्कत परेशानियों का सामना करके आप सीडी बने, ओडी बने और मान के चलिए आप अपने ड्रीम लेवल को भी अचीव कर लेते हैं, तो आप जो है सफल हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों का सामना करते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे सफल कहते हैं। जैसे कि धोनी और मोदी की बात करें, धोनी महेंद्र सिंह धोनी पहले जो थे क्रिकेट नहीं खेलते थे, टीटीई का काम करते थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने सोचा कि हम टीटी का काम करने के लिए नहीं बने हैं, हम कहीं न कहीं क्रिकेट और पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किया करने के लिए बने हैं। तो अगर आपको भी पूरे दुनिया में नाम रोशन करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ज़रिया है, जहाँ से आप अपने नाम को पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। और बिज़नेसमैन की भी आपको बिज़नेसमैन बनने का मौका भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही देता है। मोदी की बात करें तो मोदी शुरू शुरू में चाय बेचा करते थे, लेकिन धीरे-धीरे वो मुखिया बने, सीएम बने, फिर पीएम भी बने देश के। तो बहुत सारे दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक ही बार में उन्होंने अपना पीएम का पद जो है नहीं ले लिया। तो आप भी अगर ड्रीम लेवल को अचीव करना चाहते हैं, एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, एक अच्छा बिज़नेसमैन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप जो है अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलेंगे, तभी अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं सफल। जो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेल लेता है और बाद में अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यानी कि अपने ड्रीम लेवल को अचीव कर लेता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, उसी को बोलते हैं सफल। सफल का तोड़ है यहाँ पे, सा का मतलब सही, फा का मतलब फैसला, ला का मतलब लक्ष्य। सही फैसला लक्ष्य करना है या फिर सही काम को ढूँढना है या फिर फैसला करना है, तब जाके आपका लक्ष्य निकलेगा, टारगेट निकलेगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है सफल हो गया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे भवन के ऊपर। भवन किसे कहते हैं? भवन को इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किस लिए रखा गया, वो भी जानकारी आप सभी को देंगे। सबसे पहले इसका भवन का परिभाषा जानते हैं कि आखिर भवन होता क्या है, भवन किसे कहते हैं। तो उत्तर है पृथ्वी के समतल भू धरातल पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ा हो, जिसमें ट्रिपल एमएमएम का प्रयोग हुआ हो, जो तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपना जीवन को व्यतीत करे, उसे भवन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी का समतल भू-धरातल कहने का मतलब है एक ऐसा जगह जो एक ऐसा ज़मीन का जगह जहाँ पर पूरा बराबर हो, गड्ढा-गुड्ढा नहीं हो, ऊँचा-नीचा नहीं हो, तो उसको बोलते हैं समतल। जो 4 पिलरों पर खड़ा हो। पृथ्वी का समतल भू-धरातल पर बना एक ऐसा इमारत, इमारत कहने का मतलब है घर, जो 4 पिलरों पर खड़ा हो। घर जो होता है 4 पिलर का होता है, जिसमें ट्रिपल एमएमएम का मतलब होता है मनी, माइंड, मटेरियल या फिर बोल सकते हैं पैसा, दिमाग और काम। या फिर बोल सकते हैं जो भी सामान लगता है मनी माइंड मटेरियल, इसी को बोलते हैं ट्रिपल एमएम का मतलब प्रयोग हुआ हो, तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपना जीवन को व्यतीत करें। घर में 1 से अधिक व्यक्ति जीवन व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम घर बनाते हैं तो भविष्य के लिए बनाते हैं, तो उसी प्रकार से आप अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जॉइनिंग लिए हैं, आपके अंदर 3-4 डाउनलाइन आ जाएँगे, उनके नीचे भी डाउनलाइन आ जाएँगे। जब आपका ड्रीम लेवल अचीव हो जाएगा, वो भी आपके डाउनलाइन भी ड्रीम लेवल को अचीव कर लेंगे।
तो आप जो है भवन जिस प्रकार से भविष्य के लिए बनाए थे उसी प्रकार से आप टीम भी बना लेंगे तो आपका भविष्य तक चलेगा। जैसे कि आप अगर नॉमिनी में जिसका नाम दिए रहेंगे, आपका अगर काम छूट भी जाता है, आपको किसी कारणवश आपको कुछ हो भी जाता है, तो नॉमिनी वाले के व्यक्ति को आपका जो जितना लेवल है, आपका जितना इनकम आता है वो सभी जाता रहेगा। तो ये होता है भवन का मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, और भवन इसी को कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते, भवन 3 तरह का होता है। भवन तो अभी जान लिया आप लोगों ने कि भवन जो होता है पृथ्वी के समतल धरातल पर बना होता है। लेकिन यहाँ पर भवन के बारे में जानेंगे कि भवन कितने प्रकार का होता है। कि भवन यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। एक कच्चा भवन होता है, दूसरा पक्का भवन होता है, एक झुग्गी-झोपड़ियाँ भी होती है। कच्चा भवन यानी कि मिट्टी का घर, पक्का भवन ईंटें वाला घर, और झुग्गी-झोपड़ियाँ माने घास-फूस वाला घर। तो घर जो होता है, भवन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, भवन के 4 पिलरों का नाम क्या है? अगर भवन जो है 4 पिलर से बनता है तो आखिर उन 4 पिलरों का नाम क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग में भवन के 4 पिलरों का नाम कुछ इस प्रकार से है। उत्तर में देख सकते हैं, पहला में जो भवन का एक पहला पिलर है वो शिक्षा है। और दूसरा जो है वो है नियम और शर्तें, रूल एंड रेगुलेशन। तीसरा जो है लिस्ट, जिसे सूची कहते हैं। और चौथा में जो है वो है काम, जिसे वर्क कहते हैं। तो भवन के 4 पिलर का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। आप हो सके तो इसको याद भी कर सकते हैं या फिर अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। तो भवन के 4 पिलर का नाम क्या है? शिक्षा, नियम और शर्तें, सूची, लिस्ट। जी इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन, रूल एंड रेगुलेशन, लिस्ट, वर्क। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। आखिर शिक्षा क्या होता है? बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग आते हैं जो कि पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन शिक्षा का एजुकेशन का जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, उनको मालूम नहीं रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद उसको जो है शिक्षा का परिभाषा मालूम हो जाता है, डिफिनेशन मालूम हो जाता है। तो चलिए, आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बताता हूँ, शिक्षा किसे कहते हैं। उत्तर है, यह एक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली है। शिक्षा जो है ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रणाली है, जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान प्रदान करने का काम करती है। जो हमारे अंदर गुण रहते हैं, अच्छे गुण या फिर बुरे गुण जो भी हो, वो गुणों को एक दूसरे को लेने के एक मतलब कि दूसरे को देने के लिए और दूसरे के पास लेने के लिए काम करती है। शिक्षा इसी को कहते हैं। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रणाली है, जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे कि कैसे हैं आप, कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये हमारी परिभाषा होता है, जो कि शिक्षा का एक परिभाषा है। शिक्षा जो है 2 प्रकार का होता है। शिक्षा, हमने जाना कि शिक्षा जो होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली होता है, जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग शिक्षा के 2 प्रकार भी जान लीजिए। शिक्षा के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है आपका औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो शिक्षा स्कूल, कॉलेजों द्वारा प्राप्त होता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, आपका, ये सभी जो हमने सम्मान के साथ बात किया, जैसे कि किसी के साथ इज़्ज़त करना, बात अच्छे से बात करना, तो ये हमारा औपचारिक शिक्षा रहता है। और अनौपचारिक शिक्षा भी देख लीजिए। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो शिक्षा हमें गाँव समाज द्वारा प्राप्त होता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो जो शिक्षा हमें स्कूल द्वारा प्राप्त होता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो शिक्षा हमें गाँव समाज द्वारा प्राप्त होता है, गाली-गलौज करना, बेइज्जती करना, वो उस शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिक्षा हम कितने तरह से ग्रहण कर सकते हैं? तो शिक्षा हम जो है 3 तरह से ग्रहण कर सकते हैं। पहला में आपका आता है प्राथमिक शिक्षा, जो क्लास 1 से लेकर 5 तक होता है। दूसरा में आपका आता है माध्यमिक शिक्षा, जो क्लास 5 से लेकर 8 तक आता है। और तीसरा आपका जो ग्रहण करने का ऑप्शन है यहाँ पे, वो है आपका उच्च स्तरीय शिक्षा, जिससे जो कि क्लास 8 से लेकर के आगे तक का होता है। तो शिक्षा आप 3 तरह से ग्रहण कर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से, और माध्यमिक शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा। अब दूसरा जो हमारा भवन का दूसरा पिलर है, वो है आपका नियम और शर्तें, रूल एंड रेगुलेशन। तो भवन का जो दूसरा पिलर है, नियम और शर्तें, किसे कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। नियम और शर्तें किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी कंपनी या फैक्ट्री द्वारा चलाए गए दिशा निर्देश को नियम और शर्तें कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, किसी कंपनी का जो भी नियम और कानून रहता है, तो उसी प्रकार से आपके जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, वहाँ पर भी नियम और शर्तें होंगी। जैसे कि रूम का नियम होगा, रोड का नियम होगा, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सेंटर का नियम होगा, ऑफिस का नियम होगा। तो हर कंपनी का अलग-अलग नियम रहता है। लेकिन आप जिस कंपनी में गए हैं, उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का यहाँ पर मैं नियम बताऊँगा, और नियम कैसे है, क्या है, वो भी सब आप सभी को बताऊँगा। तो नियम जो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, वो 4 प्रकार के होते हैं। और पहला जो है रूम का नियम है, रूम रूल। दूसरा जो है रोड रूल है। तीसरा जो है सेंटर रूल है, और चौथा है ऑफिस रूल। तो बारीकी तरीके से हम लोग जानेंगे, रूम का नियम क्या होता है, रोड का नियम क्या होता है, सेंटर का नियम क्या होता है, ऑफिस का नियम क्या होता है, और एसबीपी का हम लोग पूरा सारांश यहीं पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूम का नियम, रूम रूल। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, रूम में ज़्यादा देर नहीं सोना चाहिए, लेकिन ज़्यादा देर सोने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा जो है बिस्तर मोड़ देना चाहिए। तीसरा जो है सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। चौथा में शोर शराबा नहीं करना चाहिए।
5वां में मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। छठा में जो है नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 7वां में जो है वो है आपका सीनियर का सम्मान करना चाहिए। जो भी सीनियर आते हैं आपके रूम में उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा जो आता है रूल्स एंड रेगुलेशन में, वो है आपका रोड का नियम, जिसे रोड रूल कहते हैं। पहला में आपका है अपने बाईं ओर चलना चाहिए। रोड में हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। रोड पार करते समय चारों तरफ देख लेना चाहिए। तीसरा में सीनियर से बहसबाजी नहीं करना चाहिए। चौथा में ज़्यादा ताक झांक नहीं करना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल अगर इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी वाला कोई भी ले सकता है। तीसरा जो आपका रूल एंड रेगुलेशन में, वो है आपका सेंटर का नियम, सेंटर रूल। सेंटर रूल में पहला में आधा घंटा पहले जाना चाहिए। सेंटर जब भी आते हैं आधा घंटा पहले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकें। सभी से हाथ मिलाना चाहिए जो भी सीनियर रहते हैं। अपना इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए जो भी इंट्रोडक्शन देना रहता है। ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर-उधर ताक झाँक करना चाहिए। इधर-उधर नहीं देखना चाहिए। छठा में नशीली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। जो भी आपका खैनी, तम्बाकू, गुटखा वगैरह होता है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। चौथा जो आपका रूल एंड रेगुलेशन में आता है वो ऑफिस का रूल है। ऑफिस रूल में आपको जो है आधा घंटा पहले जाना चाहिए, ताकि आपका सारा डॉक्यूमेंट ले जाना, अगर ना ले गए हो तो फिर से ले जा सके। सारा डॉक्यूमेंट ले जाना चाहिए। तीसरा में जो है मोबाइल बंद कर लेना चाहिए। जब भी आप अपने ज्वाइनिंग के लिए जाएं, मोबाइल को बंद कर लेना चाहिए। तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। सीनियर सर का अपर हेडसेट लगा देना चाहिए गेस्ट गेस्ट के प्रति, जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हो। हम लोग बात करते हैं, जो भवन का तीसरा पिलर है वो है सूची, और सूची को बोलते हैं लिस्ट। सूची किसे कहते हैं, लिस्ट किसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उत्तर है किसी कोरे कागज पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना लिस्ट कहलाती है, या फिर कहलाता है। जैसे कि एक सफेद पेपर है, उस पर हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, वस्तु का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, नंबर, सीरियल नंबर से लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रमबद्ध। तो उसी को बोलते हैं लिस्ट। जैसे कि राशन का सूची हो गया, कार्ड का सूची होगा, जैसे कि शादी का कार्ड हो गया, उसका भी सूची बनाते हैं हम लोग, खाने पीने का भी सूची बनाते हैं, तो ये होता है सूची। तो किसी की कोरे कागज पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही सूची कहलाता है। और क्वेश्चन यहाँ पे है, लिस्ट या फिर सूची कितने प्रकार का होता है। जो सूची होता है, लिस्ट होता है, कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ जो लिस्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है साधारण लिस्ट होता है, या फिर साधारण सूची बोल सकते हैं। साधारण सूची किसे कहते हैं, वह लिस्ट जो हम आज बनाए और आज ही खत्म हो जाए उसे साधारण लिस्ट कहते हैं। जैसे खाने का सामान, जितने भी आज हम लिखे ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, लेकिन उस लिस्ट का भविष्य में कोई काम नहीं देगा, तो ऐसे लिस्ट को बोलते हैं हम लोग साधारण लिस्ट। और जो आप लिस्ट बनाइएगा 100 लोगों का लिस्ट, या फिर 100 से अधिक लोगों का लिस्ट, तो आप वो साधारण लिस्ट ना बना करके ये आप महत्वपूर्ण लिस्ट बनाएँगे। आज वो लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन वो जो लिस्ट बनाएँगे वो भविष्य तक काम देगा। तो महत्वपूर्ण लिस्ट दूसरा आता है, तो वह लिस्ट जो हम आज बनाए और भविष्य तक काम आए उसे महत्वपूर्ण लिस्ट कहते हैं। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ऐसे जैसे कि आधार कार्ड बनाते हैं तो आज बनाते हैं, लेकिन भविष्य तक काम आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण लिस्ट। क्वेश्चन है कि लिस्ट को कितने भागों में तोड़ा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट को 2 भागों में तोड़ा गया है। पहला जो है फ्रेंडशिप है, और दूसरा जो है रिलेशनशिप है। लिस्ट को जो है 2 भागों में तोड़ा गया है। लिस्ट को यहाँ पे जो है 4 भागों में बाँटा गया है। पहला जो है हॉट मार्केट है, जिसे गर्म बाज़ार कहते हैं, जो 100% विश्वास करे। दूसरा आपका आता है वार्म मार्केट, जो लचीला बाज़ार कहते हैं, जो आपके ऊपर 50% विश्वास करता है। तीसरा आपका आता है कोल्ड मार्केट, ठंडा बाज़ार, जो आपके ऊपर 25% विश्वास करता है। चौथा आपका है फ्रेश मार्केट, जो साफ-सुथरा बाज़ार, जो कि 0 से लेकर 100% विश्वास करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो आपके ऊपर 100% विश्वास करे, उन लोगों का अगर लिस्ट बना रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपका हॉट मार्केट कहलाएगा। और जो व्यक्ति आपके ऊपर आधा % विश्वास करता है, मतलब कि बोल सकते हैं आधा विश्वास करता है 50%, उसको बोलते हैं वार्म मार्केट। और तीसरा कोल्ड मार्केट, ठंडा बाज़ार, जो कि आपके ऊपर आधा से भी कम विश्वास करता है और आपके ऊपर ना के बराबर विश्वास करता है और हाँ के बराबर विश्वास करता है। ना हाँ वाले व्यक्ति को बोलते हैं फ्रेश मार्केट। और जो लिस्ट बनाएँगे हम, वो केवल 3 ही मार्केट से बनाएँगे, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट से। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट कैसे बनाएँ? तो डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट बनाने के लिए ये प्रक्रिया है। पहला मैं आपको क्या बोले थे, लिस्ट का परिभाषा क्या है? किसी कोरे कागज पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा-धजा कर लिखना ही लिस्ट कहलाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, मान के चलिए ये कोरा कागज था, उसके ऊपर हम लोग सीरियल नंबर दिए, तो क्रमबद्ध हो गया ये। उसके बाद नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, गाँव लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे, विश्वास लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी है कोल्ड मार्केट है तो कोल्ड मार्केट लिखेंगे, हॉट मार्केट है तो हॉट मार्केट लिखेंगे, बाकी वार्म मार्केट भी लिख सकते हैं। तो 3 मार्केट से आप HWC, या फिर बोल सकते हैं हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, 3 मार्केट से आप लिस्ट बना सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका काम का, जो कि भवन का चौथा पिलर है।
काम किसे कहते हैं? वर्क किसे कहते हैं? उत्तर है किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, उसे कार्य कहते हैं, काम कहते हैं। जैसे कि चावल का बोरा उठा के हम लोग यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो हमारा दिमाग भी लगता है और शरीर का भी यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग काम। और जो काम मतलब किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो हमारा शरीर का भी यूज़ होता है, दिमाग का भी यूज़ होता है, उसी को बोलते हैं काम। यहाँ पे क्वेश्चन है काम किसे कहते हैं या फिर काम कितने तरह का होता है? काम तो जान लिया आपने काम किसे कहते हैं। अब यहाँ पर काम जो होता है 2 तरह का होता है, पहला प्रोफ़ेशनल काम, दूसरा नॉन प्रोफ़ेशनल काम। प्रोफ़ेशनल काम किसे कहते हैं? जिस किसी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू होती है, उसे प्रोफ़ेशनल काम कहते हैं। जैसे कि जिस किसी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू होती है तथा 5 प्रकार का प्रॉफ़िट होता है, जैसे 5 प्रकार का प्रॉफ़िट फ़ायदा क्या होगा? नाम होगा, सम्मान होगा, इज़्ज़त होगा, दौलत मिलेगा, शोहरत मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोफ़ेशनल काम। जैसे कि क्रिकेट में आपका नाम, सम्मान, इज़्ज़त, दौलत सब मिलता है, फुटबॉल में भी, हॉकी में भी, तो इसको बोलते हैं प्रोफ़ेशनल काम। और जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए काम करने के लिए आप, वो भी एक प्रोफ़ेशनल काम है। वहाँ भी आपको टाई, ड्रेस, कोट, पैंट, जूते वगैरह पहन के रहना है, तो ये भी आपका प्रोफ़ेशनल काम है, उसमें भी आपका नाम, सम्मान, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत मिलेगा। नॉन प्रोफ़ेशनल काम किसे कहते हैं? जिस किसी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू नहीं होती है तथा कोई भी प्रकार का प्रॉफ़िट नहीं होता है, फ़ायदा नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन प्रोफ़ेशनल काम। जैसे कि घर के गाँव में कंचे खेलना, जूठा का क्रिकेट खेलना और फिर गिल्ली-डंडा खेलना, इसको बोलते हैं नॉन प्रोफ़ेशनल काम, जिसमें किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है, बस टाइम पास है। अभी अब बात कर लेंगे हम लोग योजना के बारे में क्योंकि हम लोग भवन के बारे में भी अब बात कर लिए, सफल के बारे में, भवन के बारे में, दोनों के बारे में बात कर लिए हैं। तो हम लोग बात करेंगे योजना के बारे में। तो योजना किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी खेल या कार्य के प्रति एक उचित स्थान पर बैठकर बात-विचार करें और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले, जिस पर सबकी सहमति हो और सब मिल-जुल कर काम करें, उसे योजना कहते हैं। जैसे कि अगले लेवल का प्रमोशन लेना। जैसे कि हम लोग किसी खेल के बारे में या फिर फुटबॉल खेलने के लिए जब भी जाते हैं ग्राउंड में, तो वहाँ पे योजना बनाया जाता है कि तुम वहाँ रहोगे, तब जाके हम तुम्हें पास करेंगे गेंद, तब जाके तुम गोल मारना। तो ये जो है योजना बनाते हैं। तो योजना जो है किसी शांत जगह में बैठकर बनाते हैं और किसी खेल या काम के प्रति ही बनाते हैं। तो आप जहाँ भी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, वहाँ भी आप अपने अपलाइन के साथ योजना बनाइए, डेली बनाइए और रिपोर्ट लीजिए। जो भी आपका गेस्ट है, जो भी आपका अपलाइन या फिर डाउनलाइन है, सभी का रिपोर्ट लीजिए। तभी जाके आप आगे के लेवल्स को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। और एसवीपी ट्रेनिंग तो आप लोग जान गए कि एसवीपी ट्रेनिंग को किस लिए रखा गया है। एसवीपी ट्रेनिंग को इसलिए रखा गया क्योंकि जब भी हमारे बिज़नेस में नया आईआर आता है तो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में उसको जानकारी नहीं रहती है। एसवीपी एसवीपी ट्रेनिंग के माध्यम से उसको कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी दी जाती है, उसको सिखाया जाता है। तो आशा है कि इस एसवीपी ट्रेनिंग की सभी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस एसवीपी ट्रेनिंग की पूरी जानकारी ले पाएँ।